जो एक सर्वे हुआ उसमें डिसाइड क्या किया, उसमें हम लोग का मेन जो सर्वे के पीछे रीजन था वो क्या था कि हम लोगों के जो पर्पस होते हैं बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं, बहुत ही सिकड़े सुकड़े होते हैं। नेक्स्ट था जो हम लोगों की टेरिटोरियल है, जो टेरिटोरियल लिमिट होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी डिसीजन लेने के लायक होते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो न्यूसेंस होते हैं, जो इंडस्ट्री जो क्रिएट करती है, उनको स्टॉप करने के लिए जो एक एक्ट बनाया गया उसका नाम था द शोर न्यूसेंस बॉम्बे कोलाबा एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया, वाटर पोल्यूशन को किया। ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन जो है उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ कलेक्टर को अपॉइंट किए। ठीक है, कलेक्टर को अपॉइंट किए और उनको क्या है हम लोगों ने ऑर्डर दिया। क्या चीज़ का ऑर्डर दिया कि बॉम्बे हार्बर में अगर ये लोग क्या किए, एक वाटर मार्क कर दिए। ठीक है, हाई वाटर मार्क इन लोगों ने कर दिया और बोले कि उसके ऊपर अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि किसी ने यहाँ पर कंटेमिनेट किया है या कुछ भी गंदगी यहाँ छोड़ी है तो यू हैव टू रिमूव। ठीक है, 1857 में अटेम्प्ट जो था किया गया। क्या चीज का अटेम्प्ट किया गया, जो ओरिएंटल गैस कंपनी, ठीक है, ओरिएंटल गैस कंपनी क्या करती थी, जब कभी भी कोई प्रोडक्शन करती थी या कुछ भी करती थी तो ये पोल्यूशन जो है साथ में अपने प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बेसिकली बहुत हैवी फाइन इम्पोज किया था। ठीक है, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों को गवर्नमेंट ने उस समय एक अधिकार भी दिया। क्या अधिकार? अधिकार ये था, राइट ऑफ कंपेंसेशन टू एनीवन whose water was sold by the company's discharge। मतलब ये हुआ कि कंपनी जो चीजें डिस्चार्ज कर रही है पानी में, ठीक है, उस वजह से अगर आप लोगों का पानी भी गंदा हो रहा है तो कंपनी इज लायबल टू कंपेंसेट यू। कंपनी आप लोगों को कंपेंसेशन देगी। कंपनी से पीछे नहीं हट सकती है कि नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं। आपके एक्शन की वजह से दूसरा आदमी सफर कर रहा है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। अब इंडियन पेनल कोड IPC ने 1860 में एक फाइन इम्पोज किया था। ठीक है, एक पर्सन के ऊपर, सोचो जस्ट नॉर्मल पर्सन के ऊपर। उसका कारण क्या था, उस आदमी ने जो पब्लिक वाटर, पब्लिक स्प्रिंग होते हैं ना, रिजर्वर होते हैं, उनको गंदा कर दिया। सपोज करो आप अगर किसी नदी तालाब को गंदा कर दोगे, मान लो आपके आसपास कोई नदी तालाब है, उसके अंदर आपने कोई जहरीली चीज छोड़ दी जिसकी वजह से वो गंदा हो गया और पता चल गया कि वो काम आपने किया, तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी थोड़ी ना भाई, आपने वो गंदा किया है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़े हैं, जानवर बीमार हुए, लोग मरे हैं, जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुए ना, तो यू हैव टू सफर इट। आपको उसको क्या है कि कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो इसको किस बेसिस पे पेनलाइज किया गया? बेसिस यही था कि माना गया कि उसके अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो है उस पर्सन ने डाल दिया था। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो डाल दिया था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को क्या है, इंजरी हुई, मतलब ऑब्वियसली इलनेस हुआ, लोगों की डेथ भी हुई होगी, तभी तो पता चला ना। तो इसको हम लोगों ने पब्लिक न्यूसेंस के नाम से कंसीडर करके उस पर्सन को पेनलाइज किया था, उस पर्सन को फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया गया था।
क्या होता है इस एक्ट में? आई गेस ये एक्ट आप लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। बेसिकली इस एक्ट में हम लोगों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिलता है। हम लोगों को किसको? आपको, मेरे को ना। प्रोटेक्शन ओनर को। किसके ओनर? राइपेरियन ओनर। किसके अगेंस्ट? क्या चीज के अगेंस्ट? जो अनरीजनेबल पोल्यूशन होता है। अनरीजनेबल पोल्यूशन कहाँ का? अपस्ट्रीम यूजर की वजह से जो अनरीजनेबल पोल्यूशन होता है उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है राइपेरियन ओनर। ठीक है। नेक्स्ट एक हुआ द इंडियन फिशरी एक्ट 1897 में पास किया गया। इसमें क्या था? इस एक्ट में बेसिकली बोला गया कि जो मछलियों को मारते हैं, कैसे मारते हैं? या तो पानी को जहरीला करके, मतलब पानी में कोई पॉइजन छोड़ दो, या पानी में जो एक्सप्लोसिव होते हैं ना, बम वगैरह, बारूद वगैरह, उसको छोड़ दो। ऐसा करके जो मछलियों को मारते हैं तो उनको क्या है? सजा दी जाएगी। ठीक है। अब डिस्चार्ज ऑफ ऑयल जो होता है ना, मतलब तेल छोड़ देना, जो पोर्ट वाटर्स में जो लोग तेल छोड़ देते हैं उसके ऊपर भी प्रोविजंस बनाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जंगलों के पानी में पॉइजन डाल देते हैं, जो बेसिकली जंगल वगैरह होते हैं ना, वहाँ के पानी में भी लोग क्या करते हैं? जहर डाल देते हैं ताकि जानवर उसको पिए और वो मर जाए और उनकी स्किन वगैरह को वो बेच के क्या है कि अपना फायदा कमाए, या जो भी रीजन है। ठीक है। उसको भी प्रोहिबिट किया गया। तो ये सारी चीजें जो थी हम लोगों के एक्ट में लाई गई। ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के दो लॉ बने। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है। हम लोग के 1947 के बाद की यहाँ तक वाटर पोल्यूशन के ऊपर दो लॉ हम लोग के जो थे बने थे। सबसे पहला था सेक्शन 12 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि 1948 में बना। ठीक है। जिसमें हम लोग को फैक्ट्रीज के ऊपर ही एप्लीकेबल हुआ। फैक्ट्रीज में हम लोगों को क्या बोला गया? फैक्ट्रीज में हम लोग को बोला गया कि आपको इफेक्टिव अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। क्या चीज के इफेक्टिव अरेंजमेंट? वाटर डिस्पोजल के। ठीक है। कि आप जहाँ तहाँ फैक्ट्री के पानी को डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वे में उसको डिस्पोज करना होगा। एक पर्टिकुलर जगह में आप छोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वही फैक्ट्री के आसपास नदी तालाब कुछ लगती होगी तो उसमें वो नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रॉपर वे में आपको डिस्पोज करना होगा। अब इससे क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोरिटी मिली कि वो इस रूल को फ्रेम करे और इसको इम्प्लीमेंट भी करे। ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आज कहीं पे अगर कोई फैक्ट्री है, सपोज कीजिए फैक्ट्री जो आपकी सेटअप हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम है नहीं कि एक जगह आके फैक्ट्री देखे, तो स्टेट गवर्नमेंट की ऑथोरिटी है। सेकेंड रूल जो हुआ ये रिवर के लिए हुआ। रिवर बोर्ड जो था वो बनाया गया। इस रिवर बोर्ड में क्या आया? रिवर बोर्ड में आपका बेसिकली रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 के नाम से इसको जाना गया। ठीक है। इसमें हम लोगों के इंटरस्टेट रिवर जो होती हैं, रिवर वैलीज जो होती हैं, उसके ऊपर रेगुलेशन बनाए गए। ठीक है। किस लिए बनाए गए? ताकि वाटर को पोल्यूट होने से हम लोग बचा सकें। तो बेसिकली ये दोनों लॉ जो थे वाटर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए थे। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव यही था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को समझाएं, लोगों को सतर्क करें कि देखिए आप लोग की इन हरकतों की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल ये था। अब एयर पोल्यूशन, इस चीज को छोड़ पाना, नजरअंदाज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है। एयर पोल्यूशन जो था हम लोग का सबसे पहला बना बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट इन द ईयर 1905। दूसरा बना स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1912। ठीक है। ये एयर पोल्यूशन के ऊपर था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ एरिया में क्या है बनाए थे रेगुलेशंस को। अच्छा, अब
एक का नाम है वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912, ठीक है। कुछ कुछ ये हम लोगों ने सेक्शंस यहाँ पे बनाए थे, इसको हम लोग बाद में डेफिनेटली डील करेंगे, बाद में डेफिनेटली हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब जो मेरे पहले के स्टेट्यूट्स थे, ठीक है, जो जिसमें हम लोग के हंटिंग के ऊपर कुछ कुछ हम लोग के क्या रेगुलेशन पास किए गए थे, वो क्या हुआ, जो वाइल्ड लाइफ में ट्रेड करते थे या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट में जो लोग ट्रेड करते थे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है। जिसकी वजह से जो इंडियन वाइल्ड लाइफ थी वो डिक्लाइन होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। इसका कंसिक्वेंस क्या निकला? कंसिक्वेंस ये निकला कि बहुत सारी स्पीशीज जो थी, ठीक है, वो मेरी एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब धीरे धीरे मेरी खत्म हो गई, है ना। असल में होता क्या है, आप जब कोई रूल बनाते हो, अगर उस रूल में आप प्रॉपर चीज़ों की डिटेल नहीं डालो ना, तो लोग क्या करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी वाइल्ड लाइफ जो एक्ट बना उसके ऊपर भी ऐसा ही किया। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक आता है, ये टॉपिक है मेरा पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन सिंस द मिड 1970, मतलब 1970 के बीच में क्या क्या मेरी पॉलिसी बनी, क्या क्या मेरे लेजिस्लेशन पास हुए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हुआ क्या, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, ठीक है, आई एग्री हुआ था 1984 में, लेकिन उससे पहले भी क्या था, मेरा एनवायरनमेंट जो था दिन ब दिन उसकी क्वालिटी में डिक्लाइन हो ही रहा था, दिन ब दिन उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही, ठीक है। ऊपर से भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मर गए और बहुत सारे लोग जो थे इंजर्ड हुए। तो इन सब चीज़ों को देख के सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, थोड़ी बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि इन्वायरमेंट पॉलिसी जो होती है उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना ही नहीं, हम लोगों को यहाँ पर नए लेजिस्लेशन बनाने पड़ेंगे, इनको क्या वापस से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और कुछ कुछ मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को यहाँ पे क्या सेटअप करना होगा, जिससे क्या है कि वो लोग यहाँ पर कि प्रॉपर्ली लॉ जो रूल है, जो रेगुलेशन है, ये सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इनको चेक कर सकें। बिकॉज हर जगह मैंने आपको पहले भी बताया, जरूरी नहीं है कि हर जगह गवर्नमेंट एक एक घर घर में जाके चेक कर पाए, हम लोगों को आदमियों को अपॉइंट करना ही होता है। इस वजह से 1972, ठीक है, इस पीरियड को एनवायरनमेंट की हिस्ट्री, बेसिकली इंडिया की बात करें, उसमें एक बहुत ही क्या बोलते हैं हाईलाइटेड वे में इस पीरियड को रखा गया। क्यों रखा गया? पहले क्या था, पहले 1972 के अराउंड जो है उसमें क्या था, पहले जो सीवेज डिस्पोजल होता था, मतलब नाले वाले का जो पानी था उसके बारे में, ठीक है, जो सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, इन सब के ऊपर क्या फोकस किया जाता था। चलो वो भी अच्छी बात है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट किया गया था, वो भी अच्छी बात है। अब क्या हुआ, जब उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो काम करते थे ना वो ढंग से होता ही नहीं था, बिकॉज कोऑर्डिनेट ही नहीं है। तो विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो अब क्या हो गया, जो फेडरल गवर्नमेंट या जो इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे जो काम होना था वो होता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जब फोर्थ प्लान कब आया, फोर्थ प्लान आया मेरा 1969-70 के पीरियड से लेके 1973-74 के पीरियड में, ठीक है।
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के चैप्टर में फोर्थ प्लान आया था। जब ये प्लान आया तो उसमें मेन कंसर्न जो था, मेन फोकस जो था किस पे दिया गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने में और एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में। कि मतलब एनवायरनमेंट जो है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना, इन चीज़ों के ऊपर उसमें ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, इसीलिए इस पीरियड को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में। क्या फिर जब मेरा फिफ्थ प्लान आया, फोर्थ में अभी क्या था, फोर्थ में जस्ट मेरी प्लानिंग हुई, डेवलपमेंट हुआ। फिफ्थ प्लान जो आया 1974-75 से लेके 78-79, ठीक है। इस प्लान को मतलब प्लानिंग का जो प्रोसीजर चल रहा था उसको एक्शन में चेंज किया गया। एक्शन में कैसे चेंज किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मार्केट में लॉन्च किया गया। मार्केट का मतलब एनवायरनमेंट के लिए उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है। नवंबर 1980 में, ठीक है, एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया, एक डिपार्टमेंट को बनाया गया जिसका नाम रखा गया एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, DEF। इसका काम क्या था, इसका काम था कि कोई भी प्लानिंग कमीशन का प्रोजेक्ट आता है, मेरे को उसमें अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, रिपोर्ट को रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है। वो कौन करेगा, वो ये डिपार्टमेंट ही करेगा। ठीक है, और कहीं से हम लोग नहीं करवा सकते। फिर आया मेरा 6 ईयर का प्लान 1985 में। यहाँ पर इस प्लान में क्या हुआ, अभी 4 में क्या हुआ था, 4 में प्लानिंग किए थे, 5 में हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया। अब 6 में क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्टिंक्ट कर दिया। डिस्टिंक्ट का मतलब इसको डिवाइड कर दिया। क्या चीज में डिवाइड किया, डिवाइड किया एनवायरनमेंट के इशू को और उसको कैसे सुधारा जाए, इन 2 पोर्शन में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया कि एनवायरनमेंट का मेन इशू क्या है और कैसे उसको ठीक किया जाए। ठीक है, 7th जो प्लान आया 1985-1990 में, इसमें क्या हुआ, इसमें इन लोगों ने एयर एंड वाटर पोल्यूशन के ऊपर फोकस किया और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों है उसके ऊपर फोकस किया गया और उसी से रिलेटेड मैटर जो लॉन्ग टर्म में हम लोग के काम आ सके उन सब के ऊपर फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया। ठीक है, इसकी जो वर्किंग है प्लान की, इसका मेन मोटिव क्या था, तो अवेयर लोगों को क्या अवेयरनेस प्रोवाइड करना अबाउट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, मतलब आपकी जो इकोनॉमी है और जो आपकी एनवायरमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको अवेयर करना। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इस एनवायरमेंट प्रॉब्लम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था जिसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, those arising as a negative effect of the very process of development। ये मैंने पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट होने की वजह से कि मतलब एक तरफ से इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है लेकिन हम लोग के एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहे हैं। दूसरा था those arising from condition of poverty and under development, मतलब गरीबी की वजह से, अंडर डेवलपमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको, तो 2 हिस्सों में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इसको बांट दिया। ठीक है,
अब जो एजेंडा था, जो इस पूरी रिपोर्ट का, इस पूरी क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो एजेंडा था, इसका एजेंडा क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वो चीज़ जो हम लोग की फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर फ्यूचर जनरेशन में यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जब बारी की चीज आई इन इश्यूज को रेफर करने की, तो वहाँ पर जो हम लोग का जो प्लान था, वो लोगों ने इन चीज़ों को शो करना, मतलब उन लोगों ने इन चीज़ों को हटा दिया, ओमिट कर दिया, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो इशू हम लोग की इंडस्ट्री, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इन सब से जो होते थे, सब चीज़ों को ओमिट कर दिया, ठीक है। अब एक प्लान में क्या हुआ? एक प्लान था मेरा 1992 से 97। इन लोगों ने क्या किया? फोकस किया इकोनॉमिक स्फीयर के ऊपर, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर और एनहांस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी के ऊपर इन लोगों ने फोकस किया। जिससे हम लोग का क्या हो गया? हम लोग को एनवायरनमेंट की जो प्लानिंग करनी थी उसमें हम लोग बायस हो गए, ठीक है। हम लोग बायस होके उसमें प्लान करना शुरू किए। अब इससे डर क्या हुआ? एक डर आता है मन में। क्या डर आया? डर ये था कि जो हम लोगों ने सेक्शन बनाए थे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के ऊपर, जो इसके ऊपर मतलब 9th और 10th प्लान में जो सेक्शन थे, उनसे अगर कंपेयर करें तो ये सेक्शन हम लोग के बहुत छोटे थे। 9th प्लान था 97 से 2002, 10th प्लान 2002 से 2007, 11th प्लान हुआ 2007 से 2012। बेसिकली 5 ईयर्स का ये था, ठीक है। 5 ईयर्स के प्लान थे जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं बहुत अच्छी दिखाई दी, ठीक है। लेकिन एनवायरमेंटल इशू जो है ऐसा उसमें कोई दिखाई दिए नहीं। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी NEP 2006 में जो था, उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया था बहुत ही अच्छे वे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे 12th प्लान के बारे में, जो कि 2012 से 2017 तक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्लान का फोकस क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसके ऊपर इसका ध्यान देना ज़्यादा फोकस था। तो इस प्लान में बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसका मतलब है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट रिलेटेड टू वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्स जो है इस 5 ईयर के प्लान में डील किए गए। वाटर रिसोर्स में आपका क्या आया? वाटर रिसोर्स में आपका आया जो पानी इंडिया में हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, वो फिक्स है। फिक्स कैसे है? जमीन का जो पानी होता है वो साफ तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन इन लोगों ने देखा अब जो जमीन का पानी है वो पानी भी क्या है? कम हो रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है? क्यों घट रहा है? क्योंकि हम लोग की पानी की डिमांड बढ़ गई है, नॉर्मल सी बात है। तो हम लोगों को पानी की जो अवेलेबिलिटी है तो उसको इंक्रीज करना जरूरी है। अगर इंक्रीज नहीं करेंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग को पानी जो है हम लोग के कंट्री में बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान देना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट, इसलिए क्या किया गया? पानी के ऊपर इन लोगों ने पैसा लेना चालू किया। एक नॉमिनल अमाउंट फिक्स किया गया कि आपको मतलब इतना खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ये फिक्सेशन जो हुआ, जो रेशनलाइजेशन हुआ, इससे क्या हो गया? यूजेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये रेशनलाइजेशन होने से क्या हो गया? जो पानी एग्रीकल्चर यूजर यूज करते थे, ठीक है, और जो हम लोग क्या रिसोर्स वाले रखते थे,
दोनों में डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो था वो कम हो गया, ऐसा माना गया। लैंड रिसोर्स का क्या होता है? लैंड रिसोर्स, अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड था, जो हम लोग को जमीन मिली थी, हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर डेवलपमेंट करना शुरू किया। क्या क्या चीज़ का? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मिनरल रिसोर्सेज बनाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाए, अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड को हम लोगों ने यूज में लिया। अब एक लॉ बनाया गया। क्या चीज़ का लॉ? लॉ के पीछे ये था कि इंडस्ट्री में और अर्बनाइजेशन में आप कितना लैंड यूज कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है। अभी आप लोग देखते हैं न्यूज़ में जो दिखाता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये है, वो है, मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट जो जमीन थी वो गवर्नमेंट की थी, आप लोगों ने उसके ऊपर विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, यही तो मतलब हुआ ना। तो जमीन की, अगर गवर्नमेंट की जमीन है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लोगों ने बना लिया तो, अगर हम गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं, नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने उन जमीन को प्रिजर्व करके रखा हो किसी भी पर्पज के लिए, राइट। तो उसमें हो सकता था गवर्नमेंट हम लोग को अलाउ नहीं करे कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड स्टिल वी आर कंस्ट्रक्टिंग ओवर इट। नेक्स्ट आया फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स ऑब्वियस बात है, नेचुरल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, राइट। फॉरेस्ट तो वही हो सकता है। अब इनके पीछे लॉ बनाने का कारण क्या था? माना गया कि हम लोग की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी? देखो, कॉमन सी बात है, कोयला जो होता है उससे हम लोग की कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ले लो, चाहे कैसे, ठीक है। और कोयला कहाँ मिल सकता है? कोयला हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिल सकता है, जंगलों से ही मिल सकता है। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई, ठीक है, जो कि हम लोग की एनर्जी सप्लाई की फील्ड से हम लोग को मिली, मतलब एनर्जी सप्लाई की वजह से हम लोग की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो है चेंज आया, हम लोग बहुत अच्छे ग्रो किए, ठीक है। इसीलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट ने जरूरी समझा, और सप्लाई ऑफ एनर्जी से अपनी इकोनॉमी को बचा कर रखना वो एक फैक्टर और कंसिडर किया। इसीलिए एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीकों को अपनाया, और एनर्जी की जो डिमांड थी वो भी दिन ब दिन बढ़ने लगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो एक्ट आता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 का एक्ट है। इसमें क्या हुआ था? सेक्शन 16A में इस एक्ट को सेक्शन 16A ऑफ दिस एक्ट हम लोग को क्या बताता है? हम लोग को बताता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, एजुकेटरी ऑथोरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहता हो, किस किस चीज़ों को लेके? अंडर एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। अब उसने क्या है, 75% ऑफ द पेनल्टी को अगर उसने डिपॉजिट नहीं किया है, जो कि एजुकेटरी ऑथोरिटी उसके ऊपर इम्पोज करती है। इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर एजुकेटरी ऑथोरिटी ने, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किसी पर्सन के ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की है, अब उस पर्सन ने उस पेनल्टी का 75% ऑफ द अमाउंट अगर डिपॉजिट नहीं किया है, तो एज पर सेक्शन 16A ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 ऐसा बोला गया है कि उस पर्सन की जो अपील होगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके,